नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। दोस्तों पिछले साल माइक्रो फाइनेंस स्पेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक थे या एनबीएफसीज थी जिनका भी ये माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक था, उनका पूरा एसेट क्वालिटी खराब हो गया। अपने प्रॉफिट के पैसे से इनको बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी। इसीलिए आज की डेट में देखेंगे तो जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक या एनबीएफसीज हो गई, अपने माइक्रो फाइनेंस के लोन बुक को लगातार कम करते जा रहे हैं और सिक्योर पार्ट ऑफ द लोन बुक की तरफ इनका फोकस ज्यादा हो गया है। लेकिन दोस्तों मुथूट माइक्रो फाइनेंस आज भी अपने बिजनेस को ग्रो करने की बात कर रहा है। जिनका पूरा का पूरा लोन बुक ही माइक्रो फाइनेंस है, वो अपने लोन को डिसबर्स करने की बात कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इनके कॉन कॉल के बारे में भी बात करेंगे, इनका Q1 का रिजल्ट डिस्कस करेंगे, इनके कॉन कॉल में क्या कुछ मैनेजमेंट ने बोला है अपने आने वाले क्वार्टर्स के लिए, क्या गाइडेंस दिया है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के आखिर में हम इनके स्टॉक का एक वैल्यूएशन भी करेंगे कि आज क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने की। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों अब हम इनके Q1 का रिजल्ट डिस्कस करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर का। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो AUM है यहाँ पे 0.3% का ग्रोथ है, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ है। यहाँ पे कोई इन्होंने जबकि नया लोन जब नहीं दे रहे हैं तो इनका AUM भी ग्रो नहीं कर रहा है। इनके टोटल नंबर अगर हम ब्रांचेस की बात करें यहाँ पे तो 1726 टोटल ब्रांचेस हैं इनके पास, जिसमें 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। इनके टोटल नंबर ऑफ हम एम्प्लॉइज की अगर बात करें तो इन्होंने कुछ हायरिंग भी करी है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है यहाँ पे 16,397। अब हायरिंग इसलिए भी करनी पड़ी दोस्तों क्योंकि कलेक्शन पे इतना ज्यादा फोकस इनको करना था। बहुत सारे जो बैड लोन्स हो गए थे उनको रिकवर करने के लिए नए कलेक्शन रिकवरी एजेंट इनको हायर करने, तो इसलिए यहाँ पे हायरिंग का नंबर आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ब्रांचेस भी कुछ ऐड करी हैं तो ब्रांचेस के साथ साथ तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी यहाँ पे बढ़ेंगे। अब हम इनके कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें यहाँ पे तो ओवरऑल जो कलेक्शन एफिशिएंसी हो 93% है। जबकि अगर हम एक्स बकेट की कलेक्शन एफिशिएंसी देखें, यानी कि जो नया लोन ये डिस्पर्स कर रहे हैं आज की डेट में, उसमें 99% की कलेक्शन एफिशिएंसी है। यानी नए लोन में कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। जो पुराने लोन की रिकवरी हो रही है, जो लास्ट ईयर जो बैड लोन्स हो गए थे उनके कलेक्शन में अभी भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे करके सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिख रही है। अगर हम यहाँ पे डिसबर्समेंट की बात करें कि नया लोन इन्होंने कितना दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में ग्रोथ है, -19%, यानी 19% इन्होंने लोन कम दिया हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। टोटल एक्टिव क्लाइंट यानी कितने कस्टमर आज की डेट में इनके साथ जुड़े हुए हैं, आज की डेट में 3.41 मिलियन कस्टमर है इनके पास। इनका जो GNPA का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 275 बेसिस पॉइंट से ये नंबर बढ़ा हुआ दिखेगा। हालांकि ये नंबर और भी ज्यादा था, लेकिन इस क्वार्टर में क्योंकि सिचुएशन अभी इंप्रूव हो रही है, इनके कलेक्शंस आ रहे हैं, तो इसलिए ये नंबर अभी भी आपको यहाँ पे 275 बेसिस पॉइंट से बढ़ा हुआ दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इनका जो NPA का नंबर है दोस्तों वो यहाँ पे देख सकते हो कि 87 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। अब अगर हम बात करें इनके इनकम की तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्वार्टर में जो इनकी इनकम है 5,591 मिलियन है, जिसमें भी देखेंगे तो -15% की ग्रोथ है यहाँ पे, यानी डी ग्रो हुआ है 15% से। इनका जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे भी देखेंगे तो -44% की ग्रोथ है। 44% से ये प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। अब ये इक्विटी क्या होता है? इक्विटी ये होता है दोस्तों जो इनका कैश रिजर्व होता है या इन्होंने जो फंड रेज किए होते हैं, क्योंकि ये नया लोन नहीं दे रहे यहाँ पे, इसलिए आपको ये यहाँ पे 26,413 मिलियन का नंबर यहाँ पे दिखेगा। तो ये इनके पास ये रिजर्व रहता है। इसमें भी देखेंगे -15% की ये ग्रोथ है, क्योंकि इनका प्रॉफिट भी बहुत सारा जो कि चला गया। तो यहाँ पे इनका जो इक्विटी है, इक्विटी बेस का जो फंड होता है वो भी यहाँ पे आपको 15% से डी ग्रो होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे PCR की हम बात करते हैं कि जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो होता है, यानी जो बैड लोन्स होने वाले होते हैं उसके अगेंस्ट में कितना बैंक ने या एनबीएफसी ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है, कितना जो है कि रिजर्व करके रखा है उसके अगेंस्ट में, तो वो नंबर देखेंगे तो 68.5% है। यानी मैक्सिमम जो बैड लोन्स हैं वो ऑलरेडी कवर्ड, बैड लोन्स नहीं बोलूंगा लेकिन जो ऐसे लोन होते हैं जो बैड लोन हो सकते हैं, यानी कि लोन इन्होंने जो दिया हुआ है, क्योंकि ज्यादा करके सारे लोन बुक अनसिक्योर लोन बुक है तो इनको प्रोविजनिंग करके रखना पड़ता है। कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो इस जो रिजर्व पैसा करके इन्होंने रखा है, ये प्रोविजनिंग करके रखा है, यहाँ से उसकी भरपाई कर सकते हैं
हैं ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो निम है यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें भी हमें -60% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इनका पैट तो ऑलमोस्ट आधा हो गया, पैट में देखेंगे तो 94.5% से डीग्रो किया है इनका। और इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसमें भी -28 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे कम दिखेगा आपको, जो कि एक अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है कि ये फंड जो बाहर से पैसा लेके दूसरों को लोन देते हैं, यानी चाहे वो आप दूसरे बैंक से लोन ले रहे हो, चाहे मुथूट फाइनेंस जो इनकी पेरेंट कंपनी है उससे लोन ले रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ फंड अगर इनका कम रहेगा तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा यानी जो ये यील्ड बनाएंगे उस पर जो है कि इनका जो स्प्रेड रहेगा, जो इंटरेस्ट इनकम रहेगी वो इंप्रूव होती हुई दिखेगी हमें। इनका जो ROA है यानी रिटर्न ऑन एसेट और जो ROE है यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी नंबर हमें यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा कम हो गया है। 351 बेसिस पॉइंट से इनका ROA कम हुआ है और इनका जो ROE का नंबर है वो तो पूरा का पूरा खत्म ही हो गया है, क्योंकि पैट कुछ है नहीं। जब पैट नहीं होगा तो इनका जो ROE का नंबर है वो तो एकदम कम ही हो जाएगा दोस्तों। अब इस स्लाइड में इन्होंने दोस्तों पिछले 1 साल का डेटा शो किया हुआ है कि किस तरीके से इनका डिसबर्समेंट रहा है, इनके AUM की ग्रोथ कैसी रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीक्वेंसली एक तरीके से फ्लैट रहा है ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं है। पिछले साल अगर हम बात करें Q2 में इनका जो डिसबर्समेंट था, जो AUM था, वो सबसे हाई पे था पिछले 1 साल में, और अभी देखेंगे तो सिर्फ 0.3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, जो कि आप एकदम इसको फ्लैट मान सकते हो, कोई यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। इनका जो डिसबर्समेंट था वो भी पिछले साल के Q2 में सबसे ज्यादा डिसबर्समेंट इन्होंने किया था। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम आ गई तो इन्होंने कोई नया लोन डिसबर्स नहीं किया। इनका क्लाइंट आप देख सकते हो कि आज की डेट में कितने क्लाइंट्स इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं, उसमें भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। नए क्लाइंट भी इतने ज़्यादा इन्होंने एक्वायर नहीं किए, क्योंकि नया लोन इतना देना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3.41 मिलियन टोटल इनके नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स हैं। अब यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कि NTM यानी न्यू टू मुथूट और यहाँ पे NTC यानी न्यू टू क्रेडिट, ऐसे कस्टमर होते हैं जो इन्होंने कभी पहले लोन ही नहीं लिया, और ऐसे भी कस्टमर है जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने उसका डेटा शो किया हुआ है कि इन्होंने इस क्वार्टर में 1.1 लाख नए कस्टमर ऐड किए हैं, जिसमें से 31,000 ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने पहले कभी कोई लोन नहीं लिया हुआ है। ये एक्चुअली ऐसे कस्टमर है जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, जिनके ऊपर कोई बैड लोन्स नहीं है, तो इनको लोन एक तरीके से दिया जा सकता है। अब इन्होंने यहाँ पे अपना AUM का स्प्लिट करके बताया है कि कितना % इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ये लोन दे रहे हैं, कितने नए कस्टमर को लोन दे रहे हैं। तो इसमें भी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई इसमें ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। जो पिछले क्वार्टर में था वो सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब क्लाइंट रिटेंशन इनका बहुत अच्छा है। क्लाइंट रिटेंशन पिछले साल भी 96% था, अभी भी इस क्वार्टर में भी जो इन्होंने बताया है कि इस बार भी अभी तक Q1 तक भी 96% है, यानी इनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आज भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कि ये अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्रॉस इंडिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ साउथ पे फोकस इनका ज़्यादा है या किसी पर्टिकुलर स्टेट में ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ऐसा करने से किसी अगर स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कई बार इलेक्शन चलते हैं या फ्लड आ जाता है या कोई गवर्नमेंट का कोई ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, जैसे कि कर्नाटका में हुआ था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर ये डाइवर्सिफाई रहेंगे तो अगर प्रॉब्लम होना भी होगा तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में होगा, बाकी के सारे स्टेट्स में इनका जो लोन बुक वगैरह है उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस रहेगी और इनके कलेक्शन में कोई ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आज की डेट में ये पूरे इंडिया में अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड हैं, किस तरीके से कितना % जो है कि वेस्ट में है, ईस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में कितना इनका लोन बुक ये ग्रो कर रहे हैं अपने लोन बुक को, और AUM का इनका जो स्प्लिट है यहाँ पे उन्होंने वो शो किया हुआ है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कुछ गाइडेंस दिया अपने कॉल में। तो इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए बोला है कि हम अपने लोन बुक को 5 to 10% से ग्रो करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 क्वार्टर में कुछ खास ग्रोथ नहीं रहेगी दोस्तों। Q3 और Q4 में इनको थोड़ा सा एग्रेसिवली लोन बुक को अपने ग्रो करना पड़ेगा। तो ओवरऑल लोन बुक की ग्रोथ देखेंगे तो 5 to 10% रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। इनका जो निम है, इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उसमें भी हमें 12.5% की हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा हुआ है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए बढ़ा हुआ है दोस्तों क्योंकि खर्चे आज की डेट में ज़्यादा हैं और लोन बुक की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो प्रॉफिट वगैरह भी नहीं बढ़ रहा है। तो एक तरीके से वहाँ पे जो कॉस्ट टू इनकम है, इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते इन्होंने 6% का कॉस्ट टू इनकम का जो है कि यहाँ पे नंबर बताया है कि 6% रहेगा हमारा कॉस्ट टू इनकम। इन्होंने
इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर भी गाइडेंस दिया है कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो लगभग 4% रहेगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में जो नए लोन हम दे रहे हैं वहाँ पे हमारा कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, पुराने लोन्स भी अच्छे तरीके से रिकवर हो रहे हैं, तो हमारा जो कि हमारा बैड लोन इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो हमारा क्रेडिट कॉस्ट भी स्टेबल रहेगा। तो इन्होंने 4% का एक क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया हुआ है। अब इनका जो ROE का गाइडेंस है वो 10% तक जा सकता है, इन्होंने ऐसा बताया, लेकिन अभी पूरा श्योर नहीं है। इन्होंने बोला कि ये ROE का नंबर 2% से 10% के बीच में रहेगा, लेकिन हम आने वाले कुछ क्वार्टर में जब इसका क्लियरेंस हमें मिलेगा, जो लोन बुक हमारा अच्छे तरीके से ग्रो होता हुआ दिखेगा, जो कलेक्शन एफिशिएंसी वो इसी तरीके से इंप्रूव होते हुए दिखेगी, तो हम और अच्छे तरीके से लोन को डिसबर्स कर पाएंगे। हमारा जब प्रॉफिट वगैरह बढ़ेगा तो हमारा ROE का नंबर भी लगभग 10% तक आराम से पहुंच सकता है, जो आज की डेट में लगभग माइनस में है। बाकी दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि ये जो गार्डरेल 2.0 आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे एप्लीकेशन आज की डेट में रिजेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि गार्डरेल 2 का मतलब यही है कि जो कस्टमर ओवर लेवरेज हैं उनको फिल्टर कर देना है। यानी ऐसे कस्टमर जिन्होंने 3, 4, 5 जगहों से लोन ले रखा है माइक्रो फाइनेंस से, वो आज की डेट में अपनी EMI नहीं भर पा रहे, क्योंकि उनकी इनकम तो उतनी है और उन्होंने लोन बहुत ज़्यादा ले रखा है, तो ओवर लेवरेज हो गए हैं कस्टमर। तो गार्डरेल आने की वजह से क्या हो रहा है कि जो नए एप्लीकेशंस आ भी रहे हैं लोन के लिए वो रिजेक्ट होते जा रहे हैं, तो नए कस्टमर का रिटेंशन भी उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। इनका कहने का मतलब ये गार्डरेल 2.0 जब से अप्रैल से लागू हुआ था वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा जितने भी ये माइक्रो फाइनेंस लेंडर थे, लेकिन अब चीज़ें स्टेबलाइज हो गई हैं। अब जो कस्टमर पास्ट का जो कलेक्शन है वो जैसे जैसे इंप्रूव होता जा रहा है, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस लोन होता है इसका साइकिल इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी ये कुछ महीनों में 1-1.5 साल में ये लोन बुक रीपे हो जाता है। तो धीरे धीरे करके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी एक तरीके से उनका भी रिकॉर्ड अच्छा होता जा रहा है, और जो नए कस्टमर भी एक्वायर कर रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। यानी गार्डरेल 2.0 के जो फिल्टर से जो कस्टमर आएंगे वो एक तरीके से अच्छे कस्टमर होंगे, उनको नया लोन दिया जा सकता है और वहाँ पे कलेक्शन वगैरह भी अच्छी रहेंगी। बाकी इन्होंने यहाँ पे कुछ नए प्रोडक्ट में भी बोला है कि हम नए प्रोडक्ट पे भी फोकस करेंगे, जैसे कि MSME लोन हो गया, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको भी हम लोन देंगे। हम अपने पेरेंट कंपनी से मिलकर गोल्ड लोन भी देंगे और वहाँ पे हम एक तरीके से फी इनकम कमाएंगे, या लोन ओरिजिनेशन के बाद में जो एक इनकम होती है, मतलब सारा पेपर वर्क, सारा कलेक्शन वगैरह और जो गोल्ड वगैरह रखती है, जो डिपॉजिट किया जाता है, वो सब मुथूट फाइनेंस करेगा। और इनको क्या होगा कि कोल्ड लेंडिंग में ये उनके साथ मिलके कुछ फी इनकम कमाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इनका ओवरऑल निम का नंबर भी ऊपर जाएगा, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। इन्होंने बोला कि हम माइक्रो लैब भी देंगे, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देंगे। यहाँ पे हम 1 से 10 लाख तक का लोन डिसबर्स करेंगे। अब ये नए प्रोडक्ट इसलिए ला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं जो इस टाइप का लोन दूसरी कंपनी के पास जाते हैं। जब दूसरी कंपनी से कस्टमर जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इनको अलग अलग प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं, तो इनका भी कस्टमर एक तरीके से टूटने का डर रहता है। तो उन्होंने बोला कि कस्टमर की जो भी लोन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो गोल्ड लोन हो गया, चाहे वो होम लोन हो गया, या फिर इनको अगर बिजनेस लोन भी चाहिए, MSME लोन भी चाहिए, तो उसके लिए भी हम उनकी हेल्प करेंगे। और चाहे वो हमारे पेरेंट्स कंपनी के थ्रू इनको हम गोल्ड लोन दें, या हमारी और भी जो सब्सिडरीज कंपनी है उनके लिए हम जो है कि उनसे मिलकर हम इनको लेंड करेंगे, ताकि कस्टमर का पूरी रिक्वायरमेंट हमारे से ही पूरी हो जाए उनकी। बाकी इन्होंने बोला दोस्तों कि अभी Q1 में इतनी ज़्यादा लोन बुक की ग्रोथ तो हमने नहीं किया, लेकिन Q2 से अब सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। हम ऑन मंथ बेसिस पे अच्छे तरीके से अपने लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं, 10-12% से अपने हम लोन बुक को मंथ बेसिस पे ग्रो कर पा रहे हैं। बाकी इन्होंने बताया कि अभी Q1 में क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं रही है लोन बुक की, Q2 भी इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन Q3 और Q4 हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाले टाइम के लिए। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है Q2 के बाद में हम ये नंबर जो हम गाइडेंस हमने दिया है उसको हम रिवाइज करें, और ज़्यादा करके पॉसिबिलिटी है कि जो हम गाइडेंस देंगे उसको हम ओवर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें हालात जो है कि सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर हम स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें आज की डेट में, अभी देखेंगे तो इनका जो स्टॉक है वो प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले साल लोन बुक इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं किया, इनका पैड पूरा का पूरा चला गया, तो इनका स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिली। लेकिन आज की डेट में जैसे कि कलेक्शन एफिशिएंसी इनका इंप्रूव होते जा रहा है। आज की डेट में जो पास्ट के बैड लोन्स हो गए थे उसमें 93% का कलेक्शन एफिशिएंसी है, जो कि स्टेबल हो गया है। अब आने वाले टाइम में हो सकता है और भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले। जो नया लोन दे रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से, उसमें 99% का कलेक्शन एफिशिएंसी है। तो नए लोन्स तो ख़राब नहीं हो रहे, नए लोन्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अब ये क्योंकि मैनेजमेंट ने आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए एक अच्छा ग्रोथ का गाइडेंस दिया हुआ है,
तो हमें एक अच्छा पैड देखने को मिल सकता है, हमें लोन बुक की ग्रोथ देखने को अच्छी मिल सकती है, और आने वाले टाइम में जब ये सब होता हुआ दिखेगा तो ये स्टॉक का प्राइस अपने आप अप्रिशिएट करेगा। तो आप सोच सकते हो कि इनका जो प्राइस टू बुक है आराम से यहाँ से डबल और 3 टाइम्स भी होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी ये कोई स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, बस एक आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।